सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल, वेलकम टू अन अकेडमी। चलो आज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का। ये आखिरी चैप्टर है जो आप पढ़ने जा रहे हो। कैलकुलस में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। अगर कैलकुलस वाले चैप्टर में अभी तक आपको क्लैरिटी मिली हो तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से कंफर्म कर दो कि हाँ सर अभी तक सारी बातें क्लियर हैं, अच्छी तरीके से हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। आज एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए एक्साइटेड है। फटाफट सभी लोग आ जाओ, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ना, मैंने आपको बताया ना वो क्या है, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स की जान अगर इस चैप्टर को बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर से तो सवाल पूछे ही जाते हैं, बट साथ के साथ साथ ये बाकी सारे चैप्टर्स के लिए प्री रिक्विजिट का भी काम करता है। ठीक है, चलो। तो अगर सभी को वॉइस वीडियो क्लियर है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, हालचाल बता दो सभी लोग, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, पहले ये तो हो जाने दो भाई, इसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। बट अभी एटलीस्ट इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को, फिर देखा जाएगा क्या होगा इसके बाद वाला चैप्टर। कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू कर दिया जाए सेशन। जल्दी से लिखो सभी लोग चैट बॉक्स में, स्टार्ट। शुरू कर देते हैं, कॉपी पेन लेकर रेडी रहना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस है टॉपिक, इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर है 14। ठीक है, Let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I have cleared DSC examination 2 times, 2 बार 98, 25। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए, 9+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे अंडर 100 रैंक ला चुके हैं। ये वॉच मिनट्स तो यार हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विच इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हमें 3 चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हमको कवर करना है सिंगल इंटीग्रेशन, उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, और उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये तीनों ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये सिंगल इंटीग्रेशन भी, ये डबल इंटीग्रेशन भी, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन भी। पहले आइए कमांड करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन वाले टॉपिक के ऊपर। ये जो सिंगल इंटीग्रेशन आपका टॉपिक है ना, इस पे एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम की बात की जा रही है? गेट एग्जाम की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर ये इंटीग्रेशन की क्लास करके क्या मैं आईआईटी निकाल सकता हूँ। नहीं भाई, ये वाला इंटीग्रेशन की क्लास करके आप आईआईटी नहीं निकाल सकते हैं। बट क्या सर गेट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? जी हाँ, गेट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गेट में 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बहुत क्लैरिटी से आती है तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कि भाई मेरे अंदर प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर कैलकुलेट कर लो। उसके बाद मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का दिया रहेगा, जहां पे फंक्शंस के ऊपर मॉडुलस लगे होंगे, है ना, जैसे 0 से 1 मॉड ऑफ x+1 dx, इसको इंटीग्रेट करके बताइए। 0 से 1 मॉड ऑफ sin x dx, इसको इंटीग्रेट करके बताइए, ऐसा टाइप का। और तीसरे टाइप का जो मॉडल होता है GIF बेस्ड, यहाँ पर फंक्शंस पे GIF लगा होगा, जैसे 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² + 2 dx, ऐसा टाइप का। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब है ये 3 मॉडल्स हमको मास्टर करना है। अगर ये 3 मॉडल्स हम अच्छे से मास्टर कर पाएंगे तो आप देखोगे कि 99.99% क्वेश्चंस जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पीजी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका गेट हो, ESE हो, PSU, सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो आइडिया क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या कवर करना है इसमें? बोलो हाँ या ना। आइडिया क्लियर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो पहले देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, कोई फंक्शन दे रखा है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, आपको मिल गया f'(x). ठीक है, मान लो अगर मैं आपसे पूछता कि यार ये जो आपका f'(x) है ना, अगर आप कल को इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? तो आप बोलोगे अगर fx का डिफरेंशिएशन f'(x) था तो इसका इंटीग्रेशन fx होना चाहिए था। आप बोलोगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी fx, जो लिमिट्स की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे a से b। देखो क्या ये वैल्यू आपका fb माइनस fa हो जाएगा? बोलो भाई, 100 पहुंचाओ यार अटेंडेंस। ये क्या 89 क्या होता है, नर्वस 90s। अपनी क्लास में भाई अटेंडेंस मिनिमम 100 चाहिए। ठीक है, मिनिमम 100, फटाफट अटेंडेंस पहुंचाओ और आगे बढ़ते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई? तो आगे से कभी भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और अगर इसका इंटीग्रेशन पता है तो हम a to b लिमिट दे रखी है, b की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और a की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कुल मिला जुला के ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इतना आइडिया मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, है ना? ठीक है, प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया जाए।
बिना किसी देरी के, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। ये चैप्टर को सबसे आसान चैप्टर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप बोलोगे सर पूरे मैथमेटिक्स में जितना भी आज तक आपने पढ़ाया उसमें सबसे आसान सर हमको सिंगल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको सेशन खत्म होने के बाद आपसे आपसे खुद ब खुद ये स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, तभी मैं मानूंगा कि हाँ मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाया, क्योंकि ये सच में बहुत सिंपल है। अननेसेसरी का इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, सपोज इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूँ, बी को यहाँ कर दूँ, ए को यहाँ पे कर दूँ, तो कितने लोगों को लगता है कि सर फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा के कंपनसेट करना चाहिए। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन की लिमिट मैं चेंज करता हूँ तो बाहर आपको एक नेगेटिव का साइन आता हुआ दिख जाना चाहिए। सही बात है, परफेक्ट। तो पहला पॉइंट सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ा जाए। सेकंड प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि अगर किसी आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपको दिखता है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को ना आप कई हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं इसको लिख सकता था ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो C होना चाहिए ये A से B के बीच में होना चाहिए भाई, तभी तो आप उसको ब्रेक करोगे। अगर ये लिमिट है 0 से 5 तो आप इसको लिख लो 0 से 3, 3 से 5, है ना। तो अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट को देख पा रहे हो कि भाई लिमिट मेरी A से B है, तो A से B के बीच का कोई भी नंबर उठा के उस नंबर के दौरान आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो। मोस्टली ये प्रॉपर्टीज आप GIF बेस्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ करोगे। कैसे क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ करोगे? GIF बेस्ड क्वेश्चंस में आप देखना कि आप अपने इंटीग्रेशन को उसमें पीस वाइज उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे। बट इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड होती है या तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब ये C वाला जो वैल्यू है ना वो A और B के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, इजी टू डाइजेस्ट है। ठीक है, चलो थर्ड पे आ जाओ। सारा डर निकालते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, इस टॉपिक का सारा डर आज यहीं पे निकालते हैं। चलो ये देखो, अगर किसी इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट्स आपको सेम दिख जाए तो इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ बताओ फटाफट। अगर किसी इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट्स आपको सेम दिख जाए तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आप बोलोगे सर 0। किसी भी इंटीग्रेशन की अगर दोनों लिमिट सेम आती है तो उस इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा हो जाना चाहिए 0। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अगर मैं लिमिट पुट कर दूं पाई से पाई तो आंसर हमेशा आपको क्या मिल जाएगा? 0 आंसर मिलना चाहिए। पहली 3 प्रॉपर्टीज कभी भूलोगे? आप बोलोगे नहीं सर पहली 3 प्रॉपर्टीज तो कभी नहीं भूलेंगे। आ जाओ आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस लगवाएगा जिसमें आप कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखो क्या बोल रही है। ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि सपोज अगर कोई इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स टाइप का, ठीक है, और हमने देखा कि यार ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में ये जो एफ एक्स आपको दिख रहा है ना, ये जो एफ एक्स आपको दिख रहा है, इस एफ एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर दिया गया, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ा माइनस एक्स से, तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको भी मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा और साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी का आपको यूजेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी के साथ ना उनके यूजेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे कि भाई उसका क्या यूज़ हो सकता है या फिर किस तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस में आप लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी के साथ साथ ही सीखना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आपको पढ़ा दूंगा और अचानक से क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ करनी। बट अगर इसी टाइम पे लॉजिकली आप इसको देखते जाओगे और साथ के साथ दिमाग में बिठाते जाओगे अच्छा ये मॉडल में ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप देखना क्वेश्चन में ना ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको लगानी चाहिए। सही बात है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे। ठीक है, दो मैं आपको केसेस बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है बट दो पॉपुलर हिंट्स आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, केस 1 देखो, यहाँ पर सपोज मैं एक इंटीग्रेशन यहाँ से सॉल्व करना चाहता हूँ, ये हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया
और मैंने पाया यार यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि ये एक ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद हो, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स क्यूब लिखा हो, साइन एक्स लिखा हो, कॉस एक्स लिखा हो, जिसके इंटीग्रेशन आपको आते हो। बट सपोज यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जिसका कि इंटीग्रेशन में हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है हम साइन एक्स को टी मानते हैं, ऊपर कॉस एक्स डी एक्स डी टी से रिप्लेस हो जाता है और वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। मतलब कि ना तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ना ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में सोच पा रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे आप इमीडिएटली एक दूसरा आई यहाँ से कैलकुलेट किया करो। दूसरा आई जब आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बताइए क्या ये अगर आई है तो इसको भी आप आई बोलोगे? हाँ, आप देखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, है ना, सारे क्वेश्चंस में नहीं बोल रहा हूँ, इस वजह से इफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप पाएंगे कि जो आपका एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, वो आपका माइनस एफ एक्स के बराबर हो जा रहा है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। कि अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर जो आपको आई दिख रहा है इसको मैं ऐसा लिख सकता था, ए टू बी, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ और इन दोनों को अगर मैं आपस में ऐड करूँ तो बताओ क्या 2i की वैल्यू 0 हो जाएगी? बोलो यार। 1 + 2 को आपने जोड़ा तो यहाँ से 2i आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि i की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़े ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमको कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा क्वेश्चन देख के, समझ रहे हो, बिल्कुल दिमाग की बत्ती गुल हो गई। जैसे ही आपको लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग की बत्ती गुल हो रही, आप x को इमीडिएटली किससे रिप्लेस कर दीजिए, a + b माइनस एक्स से। 2i क्रिएट कर लो। 99.99% में क्वेश्चन में देखना कि ये a + b माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे i की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो पहला केस सबको समझ आ गया, क्या करना है हमको। सेकंड केस आपको समझाऊं। हर प्रॉपर्टी के साथ उसका एप्लीकेशन भी साथ में सीखते हुए चलेंगे, यही है बेस्ट तरीका डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने का। सारी प्रॉपर्टी पढ़ के एक साथ क्वेश्चन लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अभी आप देखना आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना आसान लगता है। ठीक है, आज क्लास जब खत्म होगी तो आप मुझे बताना कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आप सीधा स्ट्राइक कर रहा है क्वेश्चन देख कर ही। केस 2 में देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका फॉर्मेट ऐसा कुछ होता है, a to b x एफ एक्स, ऐसा टाइप का फॉर्मेट होगा। आप जैसे इसको देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये x नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा x sin x, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा यार x ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस x को हटाना पड़ेगा। इस x को हटाने के लिए भी वही समाधान है, ये i दे रखा है, एक दूसरा i हम यहाँ पे लिखते हैं a to b और यहाँ पर a + b माइनस एक्स कर देते हैं और ये आपका एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपका f ऑफ हर एक x को रिप्लेस करना है, a + b माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको इक्वेशन 2, इसमें भी अगर आप 1 और 2 को ऐड करोगे ना, 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा कुछ होगा कि ये x ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मोस्टली इस क्वेश्चन में क्या होगा, f ऑफ a + b माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा और जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे ना ये माइनस एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो आपका f ऑफ a + b माइनस एक्स होता है ये हमेशा एफ एक्स के बराबर आता है। चाहे तो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप बताना कि हाँ सर आपने पहले भी बताया था और यही चीज़ हो रही है। जैसे ये हुआ और मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो बताओ क्या ये काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाएगा। 2a = a to b a + b, ये तो कांस्टेंट है बाहर लेना ना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको पहले से ही आता था और ये हो गया dx के बराबर। तो सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है तो भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, i = x की जगह पर a + b माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए। और अगर ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे जहाँ पर ये बाहर वाला x तंग कर रहा हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, ये अगर ना होता तो एफ एक्स को आप इमीडिएटली इंटीग्रेट कर देते। तो इस x को हटाने का भी एक तरीका यही होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। समझे मेरी बात को? क्लियर है ये बात सभी को? बोलो भाई साहब। ओके, देखो कैलकुलस का अगर अभी तक वाला पड़ाव आपने पार कर लिया है, कैलकुलस का अगर अभी तक वाला पड़ाव आपने पार कर लिया है तो ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक लीनियर अलजेब्रा भी नहीं पढ़ा, ठीक है, सो रहे तो जो लोग अभी तक, जो लोग एप्लीकेशन, जो लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं पढ़ पाए, वो लोग भी जो सो रहे थे वो यहाँ से भी नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बट इसके बाद आप कभी नहीं देखोगे कि मैं ये बोलूँगा प्रोबेबिलिटी से पहले कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर में फिर प्रीरिक्विजिट्स आ जाएंगे पिक्चर में।
परफेक्ट, ठीक है। तो नोट 1 नोट 2 तो मैंने आपको करवाई दिया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी अपनी? 4 प्रॉपर्टी हो गई, 4 या 5? 4 हो गई ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 5, हर एक प्रॉपर्टी को गौर से नोटिस करना। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो यार बिल्कुल फालतू की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने पापा के पैसे पे मज़े करते हो, वैसे ये वाली प्रॉपर्टी भी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के नाम पे मज़े कर रही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होती है। तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल ही फालतू की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 फालतू की प्रॉपर्टी है, इसको आप नहीं भी याद करोगे चलेगा, बट होती है तो मैंने लिख दिया। और ये कहीं ना कहीं लास्ट वाली प्रॉपर्टी से ही मिलती जुलती है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके परफेक्ट। तो ये भी अपने पापा के पैसे पे क्या कर रहा है, मज़े कर रहा है ये भी। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा, आप लोग पापा के पैसे में मज़े करते हो या नहीं करते हो? मज़े करने का मतलब मूवी देखना और पिज़्ज़ा ऑर्डर करना और दोस्तों को पार्टी देना और इन्जॉय करना, ठीक है। वीकेंड वाली पार्टियां करना। वीकेंड पे बोलते हो आप लोग अटेंडेंस कम हो जाती है, उसका रीज़न नहीं बता दो, नहीं करते हो आप लोग? तब किसके पैसे पे करते हो? खुद तो कमाते नहीं हो। करते होगे शायद, अच्छे बच्चे बन रहे होगे आज आप लोग, ठीक। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप को मज़े करने हैं ना, तो पापा के ही पैसे पे कर लो, अपने पैसे पे तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको आधे घंटे बाद बताता हूँ, ठीक है। अपने पैसे में मज़े क्यों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी पैसे कमा नहीं पाओगे या आपकी जॉब नहीं लगेगी या कुछ ऐसा, लगेगी, जॉब भी लगेगी, पैसे भी कमाओगे बहुत अच्छी तरीके से, बट इन्जॉय क्यों नहीं कर पाओगे ये आधे घंटे बाद आपको समझाता हूँ, 6 बजे बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। पहली 5 प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई? 6 बजे आपको बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके पीछे, 6 बजे तक उसका इंतजार करिए उसके लिए, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सपोज अगर आपको आज के बाद कभी ऐसा इंटीग्रेशन दिखता है, ठीक है, कभी भी आज के बाद अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिखा जिसकी लिमिट्स आपको सिमेट्रिकल दिख रही है, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया -a से a के बीच में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इस fx को पकड़ के इसका इवन ऑड नेचर चेक करना। कुछ भी करने से पहले, कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो उसको छोड़ छाड़ के सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका इवन है या फिर ये फंक्शन आपका ऑड है। तो एग्जामिनर ऐसे ही हिंट देगा आपको, है ना, वो सिमेट्रिकल लिमिट डाल देगा और आपसे बोलेगा निकालो, तो आप इमीडिएटली चेक करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप चेक करने जाओगे, सपोज आपने यहाँ पर चेक करा और आपने पाया कि f ऑफ -x रखने पर ये वैल्यू आपको fx के बराबर दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका नेचर इवन निकल के आ गया फंक्शन का, और फंक्शन का नेचर अगर इवन निकल के आ गया तो ये लिमिट पूरा -a से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से a कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो और उसको दुगना कर लेना, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर -a से 0 के बीच में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, समझे मेरी बात को। आप चाहें तो इसको 0 से a कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या -a से 0 करके 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, समझे मेरी बात को। परफेक्ट। चलो अब देखना है यहाँ पर f ऑफ -x इज इक्वल टू, अगर -fx आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ऑड मिल जाएगी। जैसी ये वैल्यू ऑड मिलेगी ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सीधे इस आई की वैल्यू उठा के 0 रख देना, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए जहां पर ये अंदर वाले एफेक्ट्स को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के देगा, आपको इसकी देख के हालत खराब हो जाएगी, बट जैसे लिमिट सिमेट्रिकल दिखे आपको थोड़ा सा इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार ये पक्का इवन ऑड वाला क्वेश्चन होगा। इवन तो आएगा नहीं, 99.9 ऑफ द केसेस में ये ऑड ही बनेगा, और जैसे ही आप ऑड जज करना आंसर इमीडिएटली क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। समझे आप मेरी बात को? ओके एवरीवन। छठी प्रॉपर्टी कितने लोगों को समझ में आई? आ गई समझ में? चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये बोल रहा है कि अगर आपको कभी कोई ऐसा फंक्शन दिखता है, ठीक है, ये इसकी लिमिट पे मत जाओ, ये बोल रहा है कोई ऐसा फंक्शन दिखता है जिसमें रिपीटेटिव टर्म्स यूज हो रहे हो, कोई ऐसा फंक्शन दिखता है जिसमें रिपीटेटिव टर्म्स यूज हो रहे हों,
तो आप क्या करना, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर देना, और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे ना, इसकी जो असिमेट्रिकल लिमिट है 0 से a, ये सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आ गया सबको समझ में अच्छी तरीके से ये प्रॉपर्टी? बोलो, ये क्या समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। कह रहे हो कि एफ एक्स को देख लेना, कोई रिपीटेटिव टर्म होगी उसको ट्रांसफॉर्म कर देना तो असिमेट्रिकल लिमिट सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या आपने बोल दिया? नहीं समझ में आया ना? आइए आपको समझाता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वापस से इस वाली स्लाइड पे आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखिए, ठीक है, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या लिख दिया गया यहाँ पर। चलो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, 0 से 2, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर साइन x-1 डिवाइडेड बाई कॉस x-1 प्लस x-1 की पावर 4 dx। ऐसे टाइप का सपोज को इंटीग्रेशन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट सिमेट्रिकल तो नहीं है, हम सभी लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि इसकी लिमिट सिमेट्रिकल तो नहीं, भाई 0 से 2 इसने दे रखा है। मगर देखो यहाँ पर क्या x-1 का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है x-1 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 ना हो गया फूड ब्लॉगर का चीज हो गया। जहाँ भी फूड ब्लॉगर जाता है तो वहाँ पर जो फूड बनाने वाला रहता है वो क्या करता है, सबसे पहले बता दो? चीज़ डालना शुरू कर देता है ना सारी चीज़ों में। भैया आप क्या बनाते हो? मैं चाय बनाता हूँ, क्या डालते हो उसमें? चीज़ डाल देता हूँ उसमें। भैया आप क्या बनाते हो? मैं तो दाल बनाता हूँ, दाल में क्या डालते हैं? चीज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का क्या इलाज है? चीज़। वैसे ही देखो यहाँ पर इसके आपको भरमार नहीं लग रही? x-1 x-1 यानी कि कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस जिनकी लिमिट भले ही सिमेट्रिकल ना हो, बट कुछ ऐसे टर्म्स हों जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है। तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि आप एक काम करो, इस x-1 को t मानो, है ना? जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप t मानिए। जैसे आप x-1 को t मानोगे, ज़रा इसके लिमिट्स के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है इसके लिमिट्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पर चेक करके बताओ, अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो क्या t मुझको -1 दिखेगा? एब्सोल्युटली। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या t मुझको 1 दिखेगा? कोई दो राय इसमें है नहीं। तो आपने बोला कि सर ये तो बन गया -1 से 1, ये वैल्यू हो गई टी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया साइन टी, और बटे में आ गया कॉस टी प्लस टी की पावर 4। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो पूरा, अच्छा ऑब्वियसली dx जब करोगे तो ये आपको dt के बराबर मिल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब आप मुझे बता सकते हो क्या ये सिमेट्रिकल लिमिट में कन्वर्ट हुई या नहीं? आप बोलोगे जी हाँ सर, -1 से 1 सिमेट्रिकल लिमिट में कन्वर्ट हो गई। तो क्या इमीडिएटली आप ये चेक करोगे कि ये अंदर वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये इवन है या ऑड है? ज़रा चेक करके बता दो। ये था आपका f ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी प्लस टी की पावर 4। आप बोलोगे टी की जगह पे बस -t डाल के देखते हैं। टी की जगह पे -t डाल के आपने देखा, ये बच्चा टी स्क्वायर साइन टी, इसका एक साइन बाहर माइनस के तौर पर आ गया, ये बच्चा कॉस टी प्लस टी की पावर 4। यहाँ से क्या आप सभी लोग देख पा रहे हो कि f ऑफ -t माइनस एफ टी के बराबर आ रहा था? जी हाँ, यानी कि ये फंक्शन इवन हुआ या ऑड हुआ? आप बोलोगे कि सर ये फंक्शन आपका हो गया ऑड, और अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो क्या इसका आंसर 0 आने से कोई रोक सकता है? जी नहीं, है ना? तो विच मीन्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर तो एग्जामिनर खुद आपको सिमेट्रिकल लिमिट दे देगा। समझे आप मेरी बात को? खुद सिमेट्रिकल लिमिट दे देगा, आराम से आप सॉल्व करते रहो। बट कुछ क्वेश्चंस में वो सिमेट्रिकल नहीं देगा, है ना? किसका इस्तेमाल करेगा वो? चीज़ का। एक टर्म को इतनी बार यूज कर देगा ना कि वो आपसे बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि भाई तुम इस x-1 को टी मानो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। समझे मेरी बात को? आगे बढ़ा जाए। अरे भाई करने को तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें क्या थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहिए किसी क्वेश्चन को देख के। एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से कर सकते हो आप, बट हर क्वेश्चन को करने के कुछ रेलिवेंट तरीके होते हैं, कुछ रेलिवेंट मेथड्स होते हैं, कुछ हमें थॉट प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करना है। समझ गए? करने को तो कर ही सकते थे 2 + 1 - x करके, फिर देख लेते वो i होता, वो -i हो जाता। बट मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पर टर्म्स रिपीटेटिवली यूज हो रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम वहाँ पर इवन ऑड वाले कंसेप्ट को ढूंढें। बिल्कुल कर सकते हैं। समझ गए? आप लोगों ने कभी निकोला टेस्ला का नाम सुना हुआ है? निकोला टेस्ला का नाम सुना आपने कभी?
निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया के किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दे दो, वो अपने दिमाग में सोच के विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसका आंसर बता देते थे। समझे मेरी बात को? और उनके पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स होते थे। तो जब जब वो मेरे ख्याल से शायद वो स्लोवाकिया कंट्री से बिलोंग करते थे, मैं भूल रहा हूँ, मगर जब वो अपने स्कूल वगैरह में पढ़ा करते थे ना, तो वहाँ पे जो उनके टीचर्स थे वो बड़े हैरान होते थे कि यार ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे, मैं इधर लिख के पलट रहा हूँ और ये आंसर बता दे रहा है। तो उन लोगों को लगता था कि ये आंसर रट के बैठा हुआ है। तो वो लोग क्या करते थे क्लास में ना, डेटा उल्टा सीधा चेंज कर देते थे। साइन एक्स लिखा होता था, इसको क्यूब कर देते थे, इसको यहाँ पर कॉस लिखा होता था, इसको टैन कर देते और बोलते थे आंसर बताओ, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर मिल जाया करता था। तो वहाँ से उन लोगों को ये समझ में आया कि भाई, सर्बिया के थे, वेरी गुड, हाँ सर्बिया। तो वहाँ से उन लोगों को ये समझ आया कि इस इनका जो दिमाग है वो शायद प्रोग्राम्ड है भगवान के द्वारा। भाई कैलकुलेटर में आप कुछ भी डालो ना, 12 × 36 या 12.7 क्योंकि कंप्यूटर में वो प्रोग्रामिंग आपके कैलकुलेटर में वो प्रोग्राम्ड है कंप्यूटर आपका, तो वो इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रिजल्ट निकाल के बता दे रहा है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि इनका जो दिमाग था वो भगवान ने प्रोग्राम करके भेजा हुआ था, तो उसमें डेटा गया, अपने आप कैलकुलेट होकर आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिमाग प्रोग्राम्ड होता है, बट ये दुनिया के ऐसे इंसान थे इकलौते जो किसी भी इंटीग्रेशन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर देते थे। समझे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोग तो वो है नहीं, है ना, हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, कहीं से पढ़ लिया, आपको पढ़ा रहे हैं और रोजी रोटी चला रहे हैं, तो हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमें हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा ये आ रहा है तो ऐसे करना है, ये आ रहा है तो ऐसे करना है। टेस्ला तो है नहीं हम, तो हमें कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे तोड़ा जाए। ओके, समझे मेरी बात को? रामानुजन जी की स्टोरी किसी और दिन आपको बताऊंगा, उनकी अलग टाइप की एक्सपर्टीज थी, है ना, वो भी किसी भगवान से कम नहीं थे, मगर उनकी भी अलग टाइप की एक्सपर्टीज थी। चलिए खैर, आप मुझे बताइए ये वाली प्रॉपर्टी सबको अगर अच्छे से समझ में आ गई तो प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ, नहीं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 यार बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है 0 से 2a fx dx, ठीक है ना? ओके, अब हमारा मन है कि इस 2 को उठा के हम बाहर लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना, इस 2 को उठा के बाहर लेके आना चाहते हैं। तो अगर हम इस 2 को उठा के बाहर लेके आना चाहते हैं तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? हम सबसे पहले चेक करेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये बराबर है तो आप क्या कर सकते थे ना, इस 2 को उठा के बाहर ले आओ, ये हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स। समझे? और अगर मान लो आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो सीधा इसका आंसर 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जो होगी ना, ये आपकी कैसे क्वेश्चंस में यूज होगी थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट पहले इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आपको ना एक्सटेंशन भी बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर्टी कैसे एक्सटेंड होती जाएगी। जैसे ये 0 से 2a था, ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो हमने यहाँ पर पाया कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, ये लिमिट में से 2 को बाहर निकाल लेते। फिर सपोज अगर कोई और चेक करना चाहता कि नहीं भाई हमें a भी नहीं चाहिए यहाँ पर, तो आप चेक करिए f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इस लिमिट में से 2 आप बाहर और ले सकते थे, ये हो जाता 4, ये लिमिट हो जाती 0 से a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर मान लो कोई है जो इस a बाई 2 से भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो बोलता और मुझे 2 चाहिए, तो फिर आप f ऑफ a बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपने निकाला, ये बाहर ले लो, 8 हो जाएगा, 0 से a बाई 4 एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये इसका एक्सटेंशन होता है। कैसे टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होती है वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सटेंशन क्लियर हो गया सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें मार्क करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद ही आप पढ़ने वाले हो। प्रॉपर्टी नंबर 9 पे हम लोग जाने वाले हैं, बट उस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी देर में ना आपके पास ऐसे क्वेश्चंस करने का डायरेक्ट शॉर्टकट होगा। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर का मतलब बस 2 मिनट के बाद, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ गए या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ओके, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ऐसे क्वेश्चंस करने का ना थोड़ी देर के बाद आपके पास शॉर्टकट होगा। इन क्वेश्चंस में एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्या लिमिट आपको तीनों ही केसेस में 0 to π/2 मेंशन करी गई है? बोलो। तो आप देखो, हाँ, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस करने का शॉर्टकट तभी डेवलप हो सकता है जब लिमिट उसने 0 से π/2 मेंशन कर रखी होगी। तो एग्जामिनर डिलिबरेटली क्या करेगा, डिलिबरेटली आपको 0 से लेके पाई ऐसा दे देगा, साइन की पावर क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना, या फिर वो ऐसा दे देगा 0 से लेके 2 पाई कॉस की पावर 6x dx, ऐसा टाइप का दे देगा। यानी कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के लिमिट में ऊपर π/2 जनरेट करना है कैसे भी करके। अब आपको पता है कैसे जनरेट करना है, आप चेक करोगे यहाँ पर f ऑफ पाई माइनस एक्स अगर इक्वल टू एफ एक्स के बराबर आता है, 2 बाहर ले लेना, ये 0 से π/2 बन जाएगा। यहाँ पर पहले 2 बाहर लेके पाई बनाना, फिर एक और 2 बाहर लेके π/2 बनाना। बार बार आपको क्या चेक करना रहेगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है नहीं। जैसे यहाँ पर f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो 1 2 बाहर ले लेना, अभी भी लिमिट 0 से पाई रहेगी। फिर f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है नहीं, अगर वही बराबर आता है फिर एक और बाहर लेना, 4 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 की लिमिट बन जाएगी। तो यूज समझ आ गया। हर एक प्रॉपर्टी का आपको यूज में मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में इन प्रॉपर्टीज़ को आप कहाँ पर यूटिलाइज करोगे, है ना। तो अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आता है 2 बाहर लेना। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आपको यूज होती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ चला जाए, आइए प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो आपको दिया गया a से b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे टाइप का अगर कभी भी इंटीग्रेशन दिखता है, इसकी वैल्यू होती b माइनस a बाई 2, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाती b माइनस a बाई 2। जैसे अंडर रूट, अगर मैं लिमिट रख दूँ 0 से π/2, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो बस आपको ये देखना है कि भाई a और b क्या है, और ये हमेशा आपका एफ एक्स अपॉन समथिंग के फॉर्म में रहेगा, समथिंग बाई समथिंग के फॉर्म में। तो ऊपर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर b माइनस ए बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। कई लोग इसको गलती से b प्लस ए बाई 2 याद कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग, है ना। आपको याद करना b माइनस ए बाई 2, हमेशा सब्ट्रैक्शन करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9, 10, 11, है ना, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट ये ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिन पे हम इमीडिएटली क्वेश्चन भी कर लेंगे क्लास में साथ के साथ, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, 10 और 11, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, गेट एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, देखिए 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स डी एक्स, ठीक है, हमको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या होना चाहिए, m जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर m यहाँ पर नॉन इंटीजर है तो फिर हमको गामा बीटा फंक्शन के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, तब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साइन की पावर एम एक्स में m इंटीजर होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2x नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए, 1, यहाँ पर 1, ऐसा नहीं आप साइन की पावर m 2x लिखोगे फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, ओके। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, इसके शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा है उसको गौर से आप लोग सुनिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, m, अब बोलोगे यहाँ सर m लिखा हुआ है, m को आप उठा के ले जाओ नीचे, m को नीचे लेके आए और इसमें से 2 2 घटाते रहो, कब तक, जब तक है जान, जब तक पॉसिबल है। तो आप पूछोगे कब तक पॉसिबल है घटा पाना, तो 2 एग्जाम्पल सोच के देखते हैं अपने दिमाग में। मान लेते हैं m की वैल्यू 9 है,
9 में से 2 घटाओगे 7, 7 में से 2 घटाओगे 5, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 में से 2 घटाओगे 1। अब बताओ 1 में से अगर 2 आपने घटाया तो वैल्यू नेगेटिव हो गई ना, तो इसका मतलब 1 पे ही रुक जाना है। करेक्ट? ठीक है, दूसरी वैल्यू इमेजिन करिए 8, 8 में से 2 घटाइए 6, 6 में से 2 घटाइए 4, 4 में से 2 घटाइए 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 0 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी कि दो जब आप सब्ट्रैक्शन करते जा रहे हो तो या तो लास्ट वैल्यू आपको 1 मिलेगी या तो 2 मिलेगी, समझे ना? तो तब तक घटाते जाओ जब तक कि हम 1 या 2 पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि ना तो हम 0 अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही हम इनफाइनाइट, ना ही हम नेगेटिव अफोर्ड कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि वैल्यू हमारी 0 ना हो और नेगेटिव ना हो। तो वो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो यहाँ पर आपको 1 दिख जाएगा या तो 2 दिख जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ में आई तो इसके आगे मैं समझाता हूँ। अब क्या करना है, अब आपको यही वाला m फिर से उठाना है और इसमें 1 घटा देना है पहले से न्यूमरेटर लिखने के लिए। ठीक है, तो आपने 1 घटा दिया, इसको भी 2 2 के डिफरेंस पे लिखते जाओ। कब तक? जब तक आपको ये अलाउ करे। ठीक है, उसके बाद इसमें k से मल्टीप्लाई कर देना। आप पूछोगे k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? k की वैल्यू होगी कंडीशनल वैल्यू, k विल बिकम π/2 अगर m आपका इवन होता है तब, अदरवाइज दिस वैल्यू शुड बी 1। तो ये हो गया पूरा का पूरा शॉर्टकट। कभी कभी इसको वॉलीज थ्योरम भी बोला जाता है, WALLI, वॉलीज थ्योरम। ठीक है ना, सिंपल है। तो ये एक्सप्रेशंस रटने की कोशिश मत करो, जैसा मैंने तरीका बताया वो तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश करो कि m को उठा के यहाँ डालना है, दो दो का अंतर कर देना है, m में से एक घटा के ऊपर लिखना है, दो दो के गैप पे लिख देना है, मल्टीप्लाई एक फैक्टर से करना है, बस m को चेक करना है, m ऑड होगा तो 1, m इवन होगा तो π/2, काम खत्म। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये दोनों चीज़ें चेक करना, m इंटीजर होना चाहिए, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए और ये कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। ठीक है ना? चलो लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो यहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं समझा देता हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने चेक करा 0 से लिमिट π/2 थी। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 था, ये 7 था, इस 7 को उठाया मैं नीचे लेके आ गया और दो दो घटाता जा रहा हूँ, 5 3 1। इसके बाद तो घटा नहीं सकते, नेगेटिव आएगा। 7 में से 2 घटाया 5, 5 में से 2 घटाया 3, 3 में से 2 घटा दिया 1 आ गया। ऊपर कहाँ से शुरुआत करोगे? 7 लिखा था तो 6 से शुरू करना, 6 में से 2 घटाया 4 में से 2 घटाया 2। अब इसमें से 2 घटाओगे तो 0 आएगा, इसका मतलब इसमें से 2 नहीं घटा सकते। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताओ यहाँ पर कितना आना चाहिए? जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है k का वो कितना आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर वो तो k आ जाएगा। k की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि m जो आपका यहाँ पर था वो ऑड था, अगर इवन होता तो π/2 कर देते, बस हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लो। ठीक है, अब इसको सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी है फाइनल आंसर है वो आप लेना। ठीक है भाई साहब, 16/35 कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, चेक कर लेना यार, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो 16/35 अगर आप लोग बता रहे हो, मे बी दिस इज द करेक्ट आंसर, मे बी। हाँ, 48/105 या 16/35 एक ही बात है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से सॉल्व करिए। मैं इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ, सॉल्व करो और आंसर बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए? सभी लोग निकालो, सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। कोई गलती मत करना। चलो देखते हैं, देखते हैं जो भी आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट किया, चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने देखा यहाँ पर 6, सबसे पहले तो लिमिट चेक कर लिया करो 0 से π/2। ठीक है, ठीक है, 6 लिखा इंटू 4 इंटू 2। अब और तो घटा नहीं सकते, 0 हो जाएगा। ऊपर 5 से शुरुआत करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, परफेक्ट। चलो बताओ, इसमें जो k वाला इंडेक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अगर ये इवन था तो ये मिलता π/2,
बस अब इसको सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। ठीक है, 15 पाई/96। अगले अगली प्रॉपर्टी पे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 10। चलो 9 प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलो प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 10, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, 0 से π/2 cos की पावर nx dx। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये देखो, आपको ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट दिखेगा पिछले वाले मेथड का। यहाँ पर n था, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर n इंटीजर होना चाहिए पहली चीज़ तो, और ऊपर से जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बना लेना। ठीक है, 2x को t मान लेना या कुछ और मान लेना, उसको 1 बनाने के बाद ही शॉर्टकट लगेगा। तो आप यहाँ पर n से शुरू करो, 2 घटाते जाओ, कब तक, जब तक अलाउड है घटाना। ऊपर n-1 से शुरुआत करना, इसमें 2 घटाते जाओ, कब तक, जब तक ये अलाउड है घटाना। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k ले आना। ठीक है, k की वैल्यू अगेन सिमिलर वे में आपको लिखनी है, k इज इक्वल टू π/2। कब, जब n आपका इवन होगा। ठीक है, इट इज़ 1 कब, जब n आपका ऑड होगा। बस काम खत्म, बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, नोट करते जाओ सारा फटाफट सभी लोग। अगर ये नोट हो गया तो कुछ क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ आप लोगों को। आ जाओ कुछ क्वेश्चन पे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ठीक है, 0 से लिमिट दे रखी है π/2 cos क्यूब एक्स। 3 नीचे लिखा, 3 में से 2 घटाया, आंसर मिला 1। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2। 2 के बाद तो कुछ लिख ही नहीं सकते। और ये आपको जो यहाँ पर पावर इसने मेंशन कर रखी थी वो इवन थी या फिर ऑड थी, तो आप बोलोगे सर ये पावर तो ऑड है। अगर ये पावर ऑड है तो बताओ यहाँ पर k कितना आ जाना चाहिए, 1। आंसर कितना आ जाता, 2/3। आ रहा सभी का आंसर 2/3? आ रहा है? ठीक, अगला सवाल आप लोग करो, फटाफट इसका आंसर बताओ विद इन नो टाइम। ठीक है भाई साहब, सवाल लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कितनी मेहनत करवाते हो यार तुम लोग। π/4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। π/4 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। आपने क्या करा, आपने कहा सर ये देखिए ये लाइन लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए 2। ठीक है, 2 में से तो ऑब्वियसली कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 2 में से 1 कम करोगे ऊपर आ जाएगा 1, बस इतना ही। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर π/2, आंसर π/4। प्रॉपर्टी नंबर 11 पे चला जाए। चल दिया जाए, चलो चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 भी इसी से ही इंटरकनेक्टेड है, वॉलीज थ्योरम से ही इंटरकनेक्टेड है। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 11 में, ये बोल रहा है 0 से π/2 आप ले लीजिए, साइन की पावर mx ले लीजिए, कॉस की पावर nx ले लीजिए, dx ले लीजिए। ठीक है, यहां पर भी सेम लिमिटेशन है, m आपका होना चाहिए इंटीजर, n आपका होना चाहिए इंटीजर, और कोएफिशिएंट ऑफ x आपको कितना मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x आपको मिलना चाहिए इक्वल टू 1। ठीक है भाई साहब, बाकी लिमिट 0 से π/2 तो होना ही चाहिए यार। अब देखो इसमें क्या करने को बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आप एक काम करो, इसमें ना सबसे पहले आप इस m और n को ना, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो m है और यहाँ पर जो n है, इनको आपस में जोड़ लो। क्या कर लो, आपस में जोड़ लो इनको। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा m प्लस n। अब इसमें से 2 घटाते रहो मस्त आप, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4, डॉट 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 डॉट। करेक्ट, दोनों को जोड़ दो।
जैसे मान लो अगर ये 7 होता है, ये 4 होता है, 7 4 11 जोड़ दिया, उसके बाद 2 2 2 2 घटाते हुए जा रहे हैं। ऊपर जो लिखना है उसका पैटर्न जैसे पहले करते थे वही रखना है। जैसे इस m को उठाया, इस m में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर वही 2 2 2, n को उठाया, n-1 n-3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा। ठीक है, यहां पर भी एक इंडेक्स फैक्टर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई k। ये k आपका क्या होगा, k हो जाएगा π/2। कब, जब m n बोथ इवन, जब दोनों इवन हो। ठीक है, बोथ इवन होने चाहिए तभी। एक इवन है, एक ऑड है, एक ऑड है, दूसरा इवन है, दोनों ऑड हैं, तो बाकी इन सारे केसेस में आप सिंपली k की वैल्यू 1 चूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला पैटर्न भी। तो फॉर्मूला मत रटो, ये फॉर्मूला तो कोई रट नहीं सकता। इसको लिखने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना, वो थॉट दिमाग में जनरेट करने की कोशिश करो कि देख के करना क्या। जोड़ा, इसको 2 2 घटाते हुए लिख दिया, m को उठाया, एक घटाया, 2 2 के गैप पे लिख दिया, n को उठाया, एक घटाया, 2 2 के गैप पे लिख दिया, k देख लिया, दोनों इवन है तो π/2 अदरवाइज 1। ठीक है, तो क्या एक सवाल इस पर भी बनता है? बनता तो है, चलो बनता है तो किया जाए। सबसे पहले देखो, स्टेज बिल्कुल सेट है, फॉर्मेट बिल्कुल सही है। 0 से लिमिट π/2, साइन की पावर 6x, कॉस की पावर 4x, 6 और 4 को जोड़ा तो 10 गुड़ा 8 गुड़ा 6 गुड़ा 4 गुड़ा 2। अब इसके आगे तो गुड़ा कर नहीं सकते। 6 को उठाया और एक कम कर लिया, 5 गुड़ा 3 गुड़ा 1। 4 को उठाया, एक कम कर लिया, 3 गुड़ा 1। बताओ यहाँ पे करेक्शन फैक्टर कितना आ जाएगा? दोनों इवन थे तो करेक्शन फैक्टर आपको मिल जाएगा π/2 का। कोई दिक्कत है क्या किसी को? होनी तो नहीं चाहिए। 3π/512 किसी ने कैलकुलेट करके भी बताया? यार मेरे पास आंसर नहीं है भाई। ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर लेना एक बार, इसकी ऑथेंटिसिटी एक बार चेक कर लेना कि कितना ऑथेंटिक है ये आंसर। 3π/512 कितना ऑथेंटिक है ये एक बार चेक कर लेना भाई साहब। ठीक है, चलो ठीक है। इतनी बात समझ में आई किसी को या नहीं समझ में आई किसी को? ठीक है, इसी के साथ 6 भी बज गए। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो है अभी जितना एंजॉय करना है कर लो। ठीक है, जितनी मूवी देखनी है और जितनी पार्टी करनी है, जितनी जो भी करनी है, वो अभी आप अपने पापा जी के पैसे पे आप एंजॉय कर लीजिए। मान के चलते हैं कि आज से 1 साल बाद, होपफुली 2 साल बाद, आप सभी लोग कमाने लोगों के पैसे है ना, ऐसा मान के चल सकते हैं। जो लोग भी गेट का एग्ज़ाम निकालेंगे, एमटेक वगैरह करेंगे, 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन्स आप लोग एक अर्निंग प्रोफेशनल बन जाओगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कि मंथली आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आके गिरता रहेगा। करेक्ट? मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि हम में से शायद हर कोई 50,000 रुपये महीने का कमा रहा होगा। समझे? 50,000 रुपये महीने का कमा रहा होगा हम में से हर कोई। तो होता क्या है ना, जैसे ही हमारी पहली जॉब लगती है, जैसे ही हमारी पहली जॉब लगती है ना, सबसे पहली चीज़ जो आदमी करता है वो क्या करता है, वो जाके ना क्रेडिट कार्ड बनवाता है। क्या बनवाता है? क्रेडिट कार्ड बनवाता है। ठीक है ना? तो वही आप भी करोगे। आप पहुंचोगे, अच्छा 50,000 है, आप क्या बनवाने जाओगे, आपको दबोच लिया जाएगा। जैसे ही पता चलेगा कि अच्छा इसके अकाउंट में 50,000 रुपये गिर रहे हैं, भाई साहब आपको ही नहीं पता होगा, आपके पिताजी को नहीं पता चलेगा कि अच्छा मेरे बेटे के अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। कम से कम 2,5-3 हज़ार ऐसे लोग होंगे जिनको पता चल जाएगा अच्छा आपके अकाउंट में आ गए, और आपके पास क्रेडिट कार्ड बना ही दिया जाएगा आपका। समझ रहे हो? पकड़ के ज़बरदस्ती बिठा के, जैसे मुंडन कराया जाता है ना बच्चों का, बाल छील दिए जाते हैं, वैसे ही आपको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा के आपका क्रेडिट कार्ड बनवा। जैसे ही क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आपका अधूरा सपना आईफोन, मेरे ख्याल से उस समय पे आईफोन 20 आ चुका होगा मार्केट में, तो चमचमाता हुआ एक आईफोन 20 आप लेकर आओगे
इसी क्रेडिट कार्ड की मदद से कि चलो 5-5 हज़ार कटता रहेगा, देखेंगे, अभी तो आईफोन 20 मस्त लेके आते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये खरीदोगे। दूसरी चीज़ क्या करोगे आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बाइक का शौक होता है। ठीक है, बाइक का शौक होता है कि यार बाइक, वो किसी ज़माने में केटीएम वेटीएम सोची थी खरीदेंगे, उसको भी जाके ईएमआई पे उठा लाएंगे, केटीएम उठा ला ईएमआई पे। ठीक है, अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, आपके अकाउंट में 50 हज़ार आते ही, तो आपको पता है क्या लग जाएगा, आप एक विशियस सर्कल में फंस जाओगे। विशियस सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा माया जाल जिससे आप ताउम्र बाहर नहीं निकल पाओगे। कल को हो सकता है ये अमाउंट 50 हज़ार की जगह पे 5 लाख हो जाए, बट आपकी ये जो आदत होगी ना, ये आदत आपको कभी भी ग्रो करने ही नहीं देगी। समझे मेरी बात को? तो जब खुद कमाने लगेंगे तब भाई अपने पैसे पे एंजॉय नहीं करना है। ठीक है, ऐसे 2-4 यार दोस्त पाल के रखने हैं जो कि कहीं पे जाएं तो खर्च करें। आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो, आपसे कोई बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, तो बोल दो भाई नहीं है कुछ भी, घर पे भूल गए, वॉलेट कार्ड तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, सारा घर भेज दिया। ठीक है, लोन चुका दिया सारा का सारा। तो जितना एंजॉय करना है अभी कर लो पापा के पैसे पे। जब खुद की इनकम आएगी, खुद के पैसे आएंगे, तो सारे के सारे पैसे की क्या करनी है, सेविंग करनी है। ठीक है, एक भी चवन्नी कहीं पे खर्च नहीं करनी, कभी नहीं करनी। कब तक, कब तक नहीं खर्च करनी है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या बचाना, ये रहने दो ना, जॉब लगी हुई है तो शादी तो होगी सर, दहेज में ले लेंगे पैसे। भाई दहेज महापाप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना आपको। आपको ये पैसे कब तक सेव सेव करते रहने, जब तक आपको सेविंग की आदत ना पड़ जाए, है ना, जब तक आप सेविंग को समझ ना जाओ सेविंग होती क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस दिन आपकी नौकरी लगती है उस दिन सबसे पहली चीज़ अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना। समझ गए? इनमें से कुछ पैसे खर्च करके 4 हज़ार 5 हज़ार के कुछ कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से पूरा प्रॉपर आप फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना, और उसके बेसिस पे आपका हर एक कदम डिसाइडेड होना चाहिए। रीज़न इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर 2030 तक जिसने ये हैबिट डाल ली, मुझे लगता है कि 2030 के तक जाते जाते आप में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे अगर आपने ये फाइनेंशियल लिटरेसी सीख ली तो। समझे मेरी बात को? है ना? अब फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो कभी अलग का मुद्दा है। बट मेरे कहने का मतलब है कि उस टाइम पे भाई एंजॉय वाली आदत नहीं आनी चाहिए किसी के भी अंदर। समझे? थोड़े पैसे खर्च करके नया कुछ सीखना है, एक लिटरेसी अपने अंदर डेवलप करनी है, एक बेसिक लिटरेसी अपने अंदर डेवलप करनी है, और उसके बेसिस पे एकदम कंजूस बन के रहना है। ठीक है, अपने गल्ले पे बैठना है बिल्कुल लाला जी की तरह, 4 आना भी उसमें से खर्च नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। करेक्ट? तो अब तो नहीं खरीदोगे ना आईफोन 20, केटीएम और ये, तो इस माया जाल में आपको नहीं फंसना है। चलिए, किसी दिन और इसके बारे में और डिटेल में बात करी जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। आज आपका काम क्या होना चाहिए, आज आप जाइए गूगल पे सर्च करिए इंटीग्रेशन फार्मूला लिस्ट, एक फार्मूले की लिस्ट आ जाएगी। आज तक तो याद हुआ नहीं, 20-21 साल के हो गए, तो आगे भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, बट फिर भी एक लास्ट ट्राई कर लेना कि उसमें से 10%, 20%, 30% अगर याद हो जाए तो ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो हमें याद ही रहते हैं, जैसे कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एल एन एक्स का, है ना, बेसिक वाले तो हमको याद ही रहते हैं। जो आज तक याद ही नहीं हुए वो वैसे भी आगे याद नहीं रहेंगे, तो अननेसेसरी का उस पर टाइम वेस्ट करने से मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फायदा नहीं। फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप एक लास्ट ट्राई उस पर दे देना। मैं कुछ यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस लिख देता हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होंगे आपके गिवन क्वेश्चंस में। वैसे ऐसा कोई दावा नहीं कि हर बार यही यूज होगा, कोई अदर इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है, बट पिछले अगर 25 सालों के गेट का इतिहास देखें तो वहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए। समझ गए? कभी पूछे नहीं गए, तो बहुत डिफिकल्ट सिंगल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ना तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के रिजल्ट बेस्ड और ना ही वैसे ही, है ना। तो 3-4 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बट आपकी एज ए स्टूडेंट जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो फॉर्मूले लिस्ट में जितने फॉर्मूलेज हैं उनको याद करने की कोशिश करिए ना, 10, 20, 30, 40% जो भी याद हो जाए ना। बट याद होगा नहीं यार, आज तक तो हुआ नहीं याद, तो अब आगे भी क्या ही याद होगा, तो वो एक एक्सपेक्टेशन ही रियलिस्टिक नहीं है। बट मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जो हम, जिसपे हम कंफ्यूज रहते हैं और जो कि हमें पता होने चाहिए। जैसे कि ऐसा कुछ अगर कभी लिखा हुआ है 1/√a² माइनस x² dx, ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। सारे नहीं लिख रहा हूँ, 4-5 ही लिखूंगा बस, ठीक है। दूसरा, बाकी आपकी जिम्मेदारी यार, आप खोजो फॉर्मूला शीट, ठीक है, और याद हो सके तो याद कर लेना। dx ये होता 1/a
tan इनवर्स एक्स बाई ए। दोनों में मैसिव डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 1/a नहीं आता, यहाँ पर आता है ना। तो ये बहुत बार गलती हो जाती है, कॉमन मिस्टेक होता है, भूल जाते हैं हम लोग। बट क्या करिए, आप इसको याद रखिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/a बाहर नहीं आएगा, और अगर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/a बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो एक तीसरा और बता देता हूँ चौथे वाले से, फिर एक शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड वाले में ln x का भी याद कर लो, काफ़ी बार यूज होगा ln x का। तो ln x dx आपका हो जाता है x ln x माइनस एक्स। बहुत सारे लोग इसको 1/x कर देते हैं। भाई ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस एक्स। ठीक है, ये तीन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। चौथे वाले के पीछे एक साइंस है, वो साइंस मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो ये चार ही रिकमेंड करता हूँ, बट आइडियली आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है। हाँ भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। हर्ष कुमार जी का बोलना है कि सर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन डील करना है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर रहे हैं। ठीक है, यही रह गया अब हमारी ज़िंदगी में कि हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद करते टाइम पे यहाँ पर प्लस सी लिखें। बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है यार। कर्नाटका में बीजेपी हार गई है, G20 चल रहा है कश्मीर में, आर्थिक मंदी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पर प्लस सी हम लगाना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, प्लस सी होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ठीक है, आइए फिर इसके बाद मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट बताता हूँ। फोर्थ वाले पॉइंट को एक बार समझ लेना, ये शॉर्टकट है ना, ये बहुत काम आएगा, खासकर जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उनको रैंडम वेरिएबल जब पढ़ोगे आप कम्युनिकेशन में तो भी बहुत काम आएगा। ठीक ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई ऐसा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन में आप नोटिस करिए कि इस इंटीग्रेशन में एक पॉलिनोमियल है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये सिर्फ पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल के केसेस में ही वैलिड होता है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो e की पावर ax को तो ऐसे ही लिख लो। लिख लोगे e की पावर ax को ऐसे, आप बोलोगे हाँ लिख देते हैं। फिर इस x की पावर 4 को उठाओ, x की पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ 4x क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ 12x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ 24x, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ 24। अब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं पूछेंगे, वो जीरो हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आप करते जाइए। ठीक है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हम करते जा रहे हैं। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, इतना कितने लोगों को समझ में आया? इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि जो भी एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ उसको एज इट इज ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिनोमियल उठाइए, यहाँ पर रखिए, उसको डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक पॉसिबल है, फिर यहाँ से शुरू करना प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगा देना। ठीक है ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आइए काम को पूरा कर देते हैं। काम को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है कि एक बार इसका कोएफिशिएंट चेक करिए, ए है, तो आप क्या करो, यहाँ पर ए से डिवाइड करो। ये ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5। सो आई होप दिस होल एक्सप्रेशन इज मेकिंग सेंस, और अब ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहे हो, एक्स एल एन एक्स, अच्छा यहाँ पर एक्स रह गया है, आप भी वही हो G20 वाले, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आप लोगों को तो यार गुजरात पे होना चाहिए। किस लाइन में आ गए हो भाई साहब आप लोग, इतनी तेज नज़र। गुजरात में क्यों होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज किसकी है, हीरे की। ठीक है, तो जनरली हीरे के जो पारखी होते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जिनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है, मतलब देख के पहचान लेते हैं असली है नकली है, जौहरी। चलो ये समझ आया। आइए ज़रा, ये रहा आपके सामने सवाल, इसको बस एक्सपैंड करके लिखो, एक्सपैंड करके लिखो इसको फटाफट सभी लोग अपनी तरफ से। बिल्कुल सही बात है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स होना चाहिए यार, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है।
लिखो जल्दी इसको। इसको बीटा फंक्शन से नहीं, इसको गामा फंक्शन से कर सकते हो। ठीक है, हो गया सभी का? चलो आ जाओ। तो आपने बोला होगा सर ई की पावर -2x, तो सर आप यहाँ पर लिखो। लिख दिया मैंने। x की पावर 4 को मैंने उठा लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मिल जाएगा 4x क्यूब, ये मिल जाएगा 12x स्क्वायर, ये मिल जाएगा 24x, और ये मिल जाएगा 24। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करोगे? ए की वैल्यू थी -2, तो ये -2 हो गया, ये हो गया -2 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का होल क्यूब, ये हो गया -2 की पावर 4, और ये हो गया -2 की पावर 5। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। अब अगर किसी को इसको सिंप्लीफाई करने का मन करता है तो सिंप्लीफाई कर लो। बीटा गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल में भाई, कम से कम बीटा गामा फंक्शन सिलेबस में है। इलेक्ट्रिकल में तो वो भी पूछा जा रहा है जो सिलेबस में भी नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। पिछले साल 4 नंबर का क्वेश्चन 13 में से न्यूमेरिकल मेथड से पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ये हम अपनी तरफ से तो जज ही नहीं कर सकते। अब वो पेपर बनाने वाला वो कौन सी दुनिया में रहता है, वो क्या दे देगा आपको कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है 13 नंबर का पूरा पेपर गामा बीटा फंक्शन पे ही देख ले। वही सेशन देख रहा हो, अच्छा अभिषेक जी ने लिखा हुआ है गामा बीटा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये मास्टर जो पढ़ा रहा है इसने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है। लो बेटा, गामा बीटा फंक्शन पे 5 नंबर का सवाल, और बताओ सब बढ़िया? समझे? तो वो लगातार देखते रहते हैं भाई। एक बार ऐसा 2-3 साल पहले भी हो चुका है, जिस साल उन्होंने, ठीक है, एक बड़े रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उन्होंने बोला लिख के ले लो माइक्रो प्रोसेसर से इस बार 2 नंबर का सवाल आने ही वाला है, लिख के ले लो। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं, 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, उसके 2 से 3 महीने बाद गेट ने बोला माइक्रो प्रोसेसर इज़ नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, तो इन टीचर को सबने बड़ा बुरा भला बोला कि अरे सर आप तो बोल रहे थे लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे, क्या हुआ कहाँ हुआ, आजकल दिखते नहीं हो। गेट का पेपर हुआ, 2 नंबर का माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन दे दिया उसने। समझ गए? कुछ भी चलता है भाई आज की दुनिया में। तो इसका मतलब ये मोटा मोटा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं वो तो कवर करके जाते ही जाते हैं, बट जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी देख के ज़रूर जाते हैं, देख के ज़रूर जाते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसको छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। समझे? तो फिर ये आके बोले देखा मैंने बोला था पहले ही आएगा, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के गए। तो यार कुछ कह नहीं सकते, समझे मेरी बात को? हाँ, देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, हाई परसेंटेज टॉपिक्स। जैसे ये जो आप पढ़ रहे हो ये हाई परसेंटेज टॉपिक्स हैं, इनसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के आने की। मीन वैल्यू थ्योरम, आपका टेलर सीरीज, उनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। ये आंकड़ा बताता है पिछले 25 साल में सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि इंटीग्रेशन से आप 25 साल में देखोगे तो 150 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब आंकड़ा इसका ज़्यादा है, बट पूछ तो कुछ भी सकता है ना यार। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हाई परसेंटेज वाले टॉपिक्स को ज़रूर कवर करते हैं, बट छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कर लेते हैं। और गामा बीटा बीटा फंक्शन पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, समझे? वो तो उसमें 3-4 फॉर्मूले याद करने होते हैं, दैट्स इट। चलिए, तो ये पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करो। इसमें ना इस पूरे को एक सिंगल पॉलिनॉमियल की तरह ट्रीट कर लेना। ठीक है, इस सिंगल पॉलिनॉमियल को इसको एक पूरे सिंगल पॉलिनॉमियल की तरह ट्रीट कर लेना। चलो ट्रीट करो और बताओ। हाँ, गामा बीटा अल्फा बीटा फंक्शन, अल्फा बीटा नहीं गामा बीटा फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्फा फंक्शन क्या होता है मुझे भी नहीं पता भाई, गामा और बीटा मुझे आता है, वो पढ़ा दूंगा। बोलो क्या करोगे? अभी अभी शॉर्टकट बताया ना, पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। तो पॉलिनोमियल इंटू एक्सपोनेंशियल में सेम कंसेप्ट आप लगाइए। आप बोलोगे कि सर ई की पावर एक्स को क्या करते हैं, अलग पकड़ लेते हैं। चलो, फिर आप बोलोगे इसको इकट्ठा उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, है ना। फिर आप बोलोगे इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये बचेगा 2x प्लस 2, बीच में माइनस का साइन लगा दो, प्लस एक बार और डिफ्रेंशिएट करो 2। यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 1 था, तो 1 है तो लिखो, नहीं 1 है तो मत लिखो। चलेगा? चल जाएगा।
हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी मिनिमाइज होके आ जाएगा। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको ऐसे टाइप के मॉडल्स में थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेके आना, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आप किसी क्वेश्चन में ये नहीं पूछोगे कि सर मैं ये कैसे सोचूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस एक बार हम कर लेंगे तो फिर अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग चलेगा हमें क्या करना चाहिए। हालांकि मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा कि बताओ आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, या आपने क्या नज़रिया रखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम ये देख के कभी भी घबराना नहीं कि सर हम कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जितने सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंपाइल किए, अगर इतने सेट ऑफ क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस कर लेता अच्छी तरीके से तो मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन के क्वेश्चन वो डील कर पाएगा, ठीक है ना। चलो अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 0 से 1/2 1/√1 - x² dx। चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 1/√a² - x²। आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर ये साइन इनवर्स x हो गया तो लिमिट आप पुट कर देना 0 से 1/2, ये वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाता है 30 डिग्री, π/6 माइनस 0। आंसर यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, π/6। आ रहा सभी को। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आप बोलोगे हाँ सर आसान था ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, अगर किसी को इसका इंटीग्रेशन याद है तो वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। करेक्ट, आई होप यस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमें क्या ऑब्जर्व करनी चाहिए, मोर देन एनीथिंग। आप बोलोगे सर सबसे पहली चीज ऑब्जर्व, जैसा हमने प्रोसेस डेवलप किया उसके अकॉर्डिंग कि ये -4 से 4 होना चाहिए था, सही बात है। तो अगर ये -4 से 4 है तो लिमिट हमारी सिमेट्रिकल है ना। अगर लिमिट सिमेट्रिकल है तो क्या हम इसके इवन ऑड को चेक करने की कोशिश करें। सिमेट्रिकल लिमिट पे सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर f(-x) को जज करते हैं और आप पाओगे कि ये f(x) के बराबर है, विच मीन्स ये जो फंक्शन है ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका एक इवन फंक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलिए। इवन हो जाएगा ना, 1/4 + x², x की जगह पे आप -x पुट करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको फिर -4 से 4 आप क्यों ही कर रहे हो, 0 से 4 इसको निपटा दो और ये बचेगा 1/2² + x² और ये हो गया dx, ठीक है। 1/a² + x², इसका जो आप रिजल्ट लिखोगे तो ये होगा 1/a tan इनवर्स x/2, ठीक है। ये मिलेगा, वैल्यू पुट कर देना 0 से लेके 4 तक, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 2। आ रहा है सभी के पास ये सेम आंसर, ठीक है। सही चल रही है अपनी फिलॉसफी, सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो सम स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। अभी इसके लिए आपको पूरी फॉर्मूला शीट याद होनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, कि जहाँ पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। चलिए इसके बाद कुछ एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पर ना आपको अपने पूरे फंक्शन में सिर्फ एक्सपोनेंशियल्स दिख रहे हैं। अगर आपके पूरे के पूरे फंक्शन में आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल्स दिख रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पर ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ln2 से ln3 मुझे दिख रहा है और सिर्फ एक्सपोनेंशियल्स दिख रहे हैं, तो मेरा फोकस होना चाहिए कि जो ऊपर e⁻x dx यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं कैसे निपटा सकता हूँ एक साथ। अगर मैं इस e⁻x dx को एक साथ खत्म करना चाहता हूँ तो बताओ क्या मुझे 1 + e⁻x को t मान लेना चाहिए था। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करा तो ये मिलेगा e⁻x dx बराबर dt, है ना। लिमिट्स भी हमको चेंज करनी रहेंगी, तो आइए लिमिट्स चेंज करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी दे रखी है उसने नीचे, अगर x की वैल्यू है ln2, यहाँ पर x की जगह पर ln2 डाल दो तो ये मिलेगा t = 1 + e⁻ln2। e⁻ln2 का मतलब 2, मतलब मिल गया 3। यहाँ से बताइए अगर मैं x की जगह पर ln3 डाल देता तो ये वैल्यू कितनी मिल जाती, 1 + e⁻ln3, 1 + 3 मतलब कि 4, ठीक है ना। अब ये वैल्यू बताओ क्या पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, लोअर लिमिट जो थी वो 3 हो गई है, अपर लिमिट जो है वो 4 हो गई है, e⁻dx की जगह पे पूरा dt आ चुका है, नीचे आपको मिल जाएगा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन बताइए ln
टी, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो 3 एंड 4, ये आपको मिलेगा ln 4 माइनस ln 3। आप इसको लिख सकते थे ln 4/3। बोलिए। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे सारे क्वेश्चंस में जहाँ पर सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा होगा तो आप फोकस इस बात पे करिएगा कि यार e की पावर x dx को कैसे निपटाया जा सकता है। ठीक है, e की पावर x dx का कॉम्बो बना के उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार क्लियर बोल दो, थम्स अप लिख दो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी e की पावर x बेस्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन e की पावर x। ठीक है, क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी देखो e की पावर x दिख रहा है ना, तो कैसे भी करके e की पावर x dx लाने की कोशिश करो, तभी अपनी बात बन सकती है। तो आप बोलोगे अगर कैसे भी करके e की पावर x dx ही लेके आना है तो ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा e की पावर x dx और डिवीजन में हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x। बोलिए, e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे ये e की पावर 2x हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा और ये e की पावर x। देखो क्या अगेन यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है कि e की पावर x को t मानते हैं तो e की पावर x dx आपका dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बताओ अगर हम लोग x की जगह पर 0 पुट करें, x की जगह पर 0 पुट करें तो t कितना मिल रहा है हम लोगों को 1। x की जगह पर 0 पुट करोगे t मिल रहा है 1। x की जगह पर अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो क्या t की वैल्यू हमको e दिख रही है? जी हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना सारा काम कर लिया है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 0 की जगह पर 1 पुट करिए, इसकी जगह पर e पुट करिए, e की पावर x dx तो आपका dt में खत्म हो गया और नीचे से आपका बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है क्या वो tan इनवर्स t हो जाना चाहिए? आप बोलेंगे जी हाँ सर, ये हो गया tan इनवर्स t। ये वैल्यू आपने पुट कर दी 1 से e, ये आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1? आप इसको चाहते तो π/4 भी लिख सकते थे। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई साहब, ओके। तो एक तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट स्टैंडर्ड। सेकंड, जहां पर सिर्फ e की पावर x के इन्वॉल्वमेंट्स दिख रहे हैं वहां पर कैसे भी करके e की पावर x dx लाने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद e की पावर x को t मानो, वो क्वेश्चन मोस्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइन, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ फटाफट, इसके लिए टाइम ले लो। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, 1 मिनट ले लो। चलो 1 मिनट दे दिया आपको, निकाल के बताओ आंसर। पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल। हाँ, मोस्टली इसमें से आपको ना 30-40% क्वेश्चन गेट के भी दिखेंगे। तो गेट में अगर आप देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं वो आपके a प्लस बी माइनस एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से इजी हो जाते हैं। ठीक है, अरे बाई पार्ट्स क्यों करोगे यार इसको, जब इसका शॉर्टकट बता दिया। आप लोगों ने लग रहा हेरा फेरी 2 नहीं देखी। हेरा फेरी 2 में वो बोलता है कि अगर इन लोगों को सोने का कटोरा भी दे दिया जाए ना, अगर इनको सोने का कटोरा भी दे दिया जाए तो ये लोग क्या करेंगे? भाई सोने का कटोरा दे दिया मैंने तुम्हें, डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, बाई पार्ट्स कौन लगाएगा यार इसमें। चलो देखो, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। e की पावर 2x, यहाँ पर आपने लिखा x माइनस 1। बताओ कितने लोगों ने सेम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करा? करा भाई, e की पावर 2x आपने रखा है यहाँ पर, और जब e की पावर 2x आपने रखा यहाँ पर तो x को आपने क्या करा, ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया। अब ज़्यादातर लोगों ने इसमें गलती क्या करी होगी, कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करा होगा। हमें कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना है भाई, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 स्क्वायर से। समझे मेरी बात को? एब्सोल्युटली, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज अपनी पुट कर देते हैं। इसको चाहो तो आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर लो, ये 1/4 हो गया। चलो तो e की पावर 2x x/2 माइनस 1/4। ठीक है, ये हो गया 0 से 1। सबसे पहले इसमें 1 पुट करते हैं। 1 यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये मिलेगा e की पावर 2 1/2 माइनस 1/4।
ठीक है, माइनस। अब x की जगह पर 0 पुट करते हैं, e की पावर 0 1 हो जाएगा और ये -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा e² 4 + 1/4। आंसर आपको मिलेगा e² + 1 होल डिवाइडेड बाई 4। यही आंसर आ रहा है सभी का, चेक करो। महेंद्र कुमार जी, उड़ते हुए पंछी की तरह क्लास के बीच में आ जाओगे तो थोड़े ना समझ में आएगा, क्लास स्टार्टिंग से अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी उड़ते हुए पंछी की तरह आए, बीच में पानी दिखा पिए, उसके बाद उड़ गए किसी और की छत पे। क्लास को स्टार्टिंग से अटेंड करोगे तब समझ में आएगा। जो स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप आए हो बीच में कह रहे हो कि ये कैसे आ गया शॉर्टकट, ऐसे कैसे यार। जिसका नहीं आया उसका यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देखो। या तो एकदम ही बाज की नज़र है, या तो सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ पा रहे हो। दोबारा नहीं बताएंगे, चलो आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। इसके लिए भी 1 मिनट का वक्त आप सभी को दिया जाता है, ठीक। निकालो फटाफट। 1 मिनट का टाइम है भाई, जल्दी आंसर निकालो। शॉर्टकट बता रखा है मैंने, छोटी सी मिस्टेक ये मत करना कि जो e की पावर ax में a वाला कोएफिशिएंट है उसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। डिवीजन वाला पार्ट में सिली मिस्टेक मत करना, अदरवाइज तो फिर आप लोग इसमें खेल जाओगे, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं सच, ठीक है। अरे भाई कोई लेक्चर प्राइवेट नहीं हुआ यार, लाइव वाले सेक्शन में जाके देख लिया करो यार आप लोग, लाइव वाले सेक्शन में जाके देख लो, वहाँ प्रेजेंट होगा। हो सकता है प्लेलिस्ट में किसी ने इधर का उधर कर दिया, ठीक है। प्लेलिस्ट जो लोग मैनेज करते हैं वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, तो कभी कभार उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाके ढूंढ लिया करो उसको, ओके ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दिया है, और कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अभी स्टक कर गए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक बार चेक कर लो कि ये बेसिक फिलॉसफी कितने लोगों ने करेक्ट लगाई थी, उसके बाद तो चलो मैं मान लूंगा कि आपने सही आंसर निकाला। x³ 3x² 6x6, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद इसका कोएफिशिएंट था -1। आपने बोला सर यहाँ भी -1 करते हैं, यहाँ -1 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ -1 का क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर -1 की पावर 4 कर देते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा e की पावर x, माइनस पूरा का पूरा बाहर ले लूँ क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा x³ + 3x² + 6x + 6। ये देखो कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि एक्चुअल में ये माइनस इसको माइनस बना देगा, -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी माइनस अपना इंटैक्ट रहेगा। -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, तो ये माइनस में ही रहेगा। यहाँ पर -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। सही बात है, आप बोलोगे जी हाँ सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है भाई साहब, तो फिर आप इसमें 0 से 1 बस पुट करिए, ठीक है। 0 से 1 इसमें पुट करिए, 0 से 1 पुट करने के लिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा e इनवर्स, और यहाँ पर 1 पुट कर दो, 6 6 12 4 16 माइनस, अब इसमें x की जगह पर 0 पुट करो, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आपको मिलेगा 6, ऐसा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 6 - 16 e इनवर्स, ये मिलेगा 6 - 16/e। अब ये आपका गेट का ही क्वेश्चन है, गेट में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, समझे मेरी बात को। ये गेट का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया था किसी ज़माने में, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना, बट हाँ पूछा गया था हाल फिलहाल में ही, ओके। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, और ऑप्शंस ऐसे ही दे रखे थे, 6 - 16/e, 6 + 16/e, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे। तो इस वजह से ये फॉर्मेट काफ़ी पॉपुलर हो जाता है ना। इस वजह से मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया कि भाई कौन इसमें बाई पार्ट्स लगा के टाइम वेस्ट करेगा, डायरेक्ट लगाओ, पुट करो। एक ही सिली मिस्टेक आपसे बार बार होगी, जो e की पावर -x में a है, इससे आप डिवाइड नहीं करोगे, इसकी और इसकी पावर से, है ना। तो ये मिस्टेक बस मत होने देना, बाकी तो इसमें कुछ है भी नहीं। अगला सवाल, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ
30 सेकेंड्स, ठीक है, आ जाओ भाई, 30 सेकेंड, आंसर निकाल के बताओ फटाफट। ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्या होना चाहिए आंसर इसका? याद करो प्रॉपर्टी फटाफट। ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हु बहु प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपने दे दिया, ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स, ये ए प्लस बी माइनस एक्स था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2 करने से जो भी आंसर आएगा वही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10। याद है प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो अगला एक और बहुत बड़ा बड़ा फेमस मॉडल होता है ये वाला, है ना। इसमें ये क्या करता है, 1/1 प्लस अंडर रूट tan x कर देता है। जैसे आप इस tan x को ना sin x अपॉन cos x लिखोगे, आप देखोगे ना ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, चाहे तो चेक कर लो। ये देखो, अगर मैं इस tan x को लिख दूं, अगर अंडर रूट tan x को मैं लिख दूं अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो बताओ क्या ये एक्सप्रेशन हमको ऐसा मिल जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, बोलिए जरा, है ना। एब्सोल्युटली भाई, इसको हमने लिखा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अंडर रूट कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर भी चला गया। चलो अब इसको थोड़ा सा देखने लायक चाहो तो आप बना लो, 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। देखो क्या सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2, आंसर आपको मिलेगा π/4, मिल रहा π/4। अगला सवाल आप लोग खुद से करके बताओ इसका आंसर, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा और देखते कितने लोग कर पाते हैं। अरे यार टाइमर को क्या हो गया भाई, टाइमर खुद लेट है तो बाकी लोग कैसे टाइम पे आएंगे। चलो खैर निकालो। सेम π/4, बिल्कुल सेम लॉजिक पे लग जाएगा ये क्वेश्चन। अंडर रूट कॉट एक्स को अगर कोई चाहे तो क्या लिख सकता था, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, परफेक्ट। आई इज इक्वल टू 0 से π/2, ये पहुंचेगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, सेम फॉर्मेट, आंसर विल बिकम π/4। चलो लिख ही देते, एक लाइन और लिखना है, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स, आंसर π/4, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, सभी ने इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर लिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े, इसका आंसर बताओ भाई साहब फटाफट, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कौन कौन आंसर दे रहा है, ठीक है, काफी सारे लोग दे रहे हैं आंसर, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी एक का देख के कॉपी कर दे रहे हो कि भाई इसने दिया सही दिया होगा, चलो दे देते हैं फटाफट आंसर। आंसर बताओ इसका क्या आना चाहिए, कितने लोगों को ये सेम फॉर्मेट दिख रहा है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है। एब्सोल्युटली, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2, आंसर 1/2, ठीक। चलिए आगे बढ़े अब, हाँ आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप जरा मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात को ना बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। अभी तक जो हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, उसमें धीरे धीरे करके हमारी एक फिलॉसफी बन रही है, भले वो हमें पता नहीं चल रही है। अभी तक देखो हम क्या सोच पा रहे हैं अपने दिमाग में, हमने ये सोचा कि यार अगर कोई फंक्शन यहाँ पर जो मेंशन्ड है, अगर उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही पता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वो तो आराम से सॉल्व हो जा रहा है। या तो फिर यहाँ पर हमारे कुछ सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया, साइनोसॉइडल हो गया, वो सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। या फिर सम एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे बताना, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसका डायरेक्ट हमें आंसर पता है? नहीं। क्या इसमें एक्सपोनेंशियल्स वगैरह हैं? नहीं। क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का कोई स्कोप दिख रहा है? नो। क्या ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स टाइप का फॉर्मेट बन सकता है? नहीं। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं करे, है ना, कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? वही जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है उसको चलाना पड़ेगा। क्या करेंगे? आई यहाँ पर लिखते हैं और इसको कर लेते हैं 0 से π/2 ln tan π/2 माइनस एक्स dx। बताओ क्या इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होगी? आपने अपने x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अब i की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या हो जाएगी? 0 से π/2 और ये हो जाएगा ln cot x dx, ठीक है? इसको मैं इक्वेशन 1 बोलना चाहूँगा और इसको मैं इक्वेशन 2 बोलना चाहूँगा। मैंने बोला था इसके बाद आप क्या किया करो, कभी भी अगर ये प्रॉपर्टी लगाओ तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सिंपली ऐड कर दिया करो, ठीक है? चलो ऐड कर देते हैं। जैसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे तो 0 से π/2 ये था आपका ln tan x प्लस ये हो जाएगा ln cot x और ये वैल्यू ओवरऑल आपकी हो जाएगी dx। ln a प्लस ln b को आप क्या कर सकते थे? ln a b आप लिख सकते थे। ये वैल्यू मिलती है 0 से π/2, इसको मैं ln a b कर लेता, ये मुझे मिलता है tan x इंटू कॉट एक्स, है ना? ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a b होता है। tan x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। और ये 1 होने के बाद जो आपका ln था, क्या इसके अंदर भी 1 आ जाता? जी हाँ। तो क्या यहाँ से आपको 2i की वैल्यू 0 मिल जाती? एब्सोल्युटली। तो क्या i भी आपको 0 मिल जाता? एब्सोल्युटली, i भी आपको 0 मिल जाता। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंपली क्या मिल जाती है आपको? 0। समझे मेरी बात को? तो ऐसे किसी क्वेश्चन में ना जहाँ पे कुछ फॉर्मेट पकड़ में ही नहीं आ रहा है, अब जैसे e की पावर x में तो साफ साफ पता है कि यार e की पावर x करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आ गया sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो वहाँ पे तो पता ही है कि भाई cos x को t मानोगे, ऊपर वाला sin x dx निपट जाएगा। कोई एक्सप्रेशन आ गया एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स टाइप का, वो भी फॉर्मेट हमें अच्छे से आता है। कोई एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ गया, वो आइडिया भी क्लियर है। बट कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली आप ए प्लस बी माइनस एक्स वाला ब्रह्मास्त्र लगाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा वहाँ पे। समझ गया मेरी बात को? चलो अगला क्वेश्चन जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करो और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर ये एक्स नहीं होता तो क्या ये बड़ा आसान क्वेश्चन था? आप सभी लोग मुझे सोच के बताइए कि सर ये x जो है ना, ये तो कबाब में हड्डी का काम कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो cos x को हम t मानते, sin x dx निपटा देते साथ में, और सिंपल सा हमारे सामने एक इंटीग्रेशन रखा हुआ था। बोलो। अरे भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए ये x ना होता तो क्या इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात थी? आप बोलते कोई बड़ी बात नहीं, cos x को t मानते, डन हुआ था क्वेश्चन अपना ये। तो अब बताओ ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बोल रहा है आपसे? बताना जरा। मैं आपको बता चुका हूँ ये सब कुछ जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तभी, कि एग्जामिनर आपको कैसे हिंट करेगा कि क्या यूज करना आपको। तो आप बोलोगे सर वही प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जामिनर बोल रहा है यहाँ पर यूज करने के लिए। चलो ठीक है, आई यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 0 से पाई, जितने भी x दिख रहे हैं सबको मुझे a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है ना। चलो आई की वैल्यू यहाँ से देख के बताओ, ये मिलेगा 0 से पाई, दिस विल बिकम पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा,
कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, मगर स्क्वायर करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देना चाहता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या जोड़ दिया जाए? आप बोलोगे हाँ सर जोड़ दिया जाए। तो चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ते तो ये हमें मिलता 2i, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये जो x हमें दिख रहा था ना ये निपट जाता। सही बात है ना, ये x आपका निपट जाता। तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या बचता? x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये, और यहाँ से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये, और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक दूसरे को निपटा देते। आंसर यहाँ से आपके पास आता 0 से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक पहले सभी लोग पहुँचो, फिर इसके आगे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपना सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व है ऑलमोस्ट। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें। भूलो, बोल ही नहीं रहे यार आप लोग। ठीक, तो यहां से 2i मिला हमको, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आई की वैल्यू यहाँ से मिल जाती पाई बाई 2। ये है 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को टी मान ले, कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी के बराबर। लिमिट्स बताओ। एक्स जब 0 है तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स जब पाई है तो टी की वैल्यू -1 हो जाएगी। बोलिए, एब्सोल्युटली, विच मीन्स आई यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई बाई 2। इंटीग्रेशन 0 की जगह पर 1, पाई की जगह पर -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा है ना। मान लीजिए कि ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को मैं इधर लेके आऊँ, इसको ऊपर लेके आऊँ, तो अंदर वाला माइनस कंपनसेट किया जा सकता है। पाई बाई 2 -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको पाई बाई 2। ये मिला यहाँ से tan इनवर्स टी, लिमिट कहाँ से कहाँ, -1 से 1, ये हो गया पाई बाई 2। ये मिलेगा पाई बाई 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4। करेक्ट है भाई, tan इनवर्स 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 हो गया, माइनस का साइन लगाया, टी की जगह पे -1 डाला तो माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब बताओ यहाँ से क्या आपको पाई बाई 2 को और पाई बाई 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था? जी हाँ, क्या आंसर यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाता? एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया था। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली बता दिया था। सैयद अयान अली जी, सैयद अयान अली जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं, क्योंकि आप जो डाउट्स पूछते हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप कौन सी क्लास में हो, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो भी डाउट्स पूछते हो, कभी कभी जैसे आप पूछते हो कि cos 0 की वैल्यू सर 1 क्यों ले लेते हैं, और sin 90 को सर 1 क्यों ले लेते हैं, तो बहुत आपके डाउट जो होते हैं ना बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डिप्लोमा करके गेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी आप जाने वाले हो, क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ अपना। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपके क्वेश्चंस ऑब्जर्व करता हूँ ना, आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। भाई अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि यार इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब मान लो अगर मैं कल को यहाँ पर साइन की जगह पर अंदर एक्स स्क्वायर डाल दूँ, तो क्या इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है तो ऐसा थोड़ी कल को आप x की जगह पे कुछ भी रख दोगे तो इंटीग्रेशन ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा होता तो कितना मज़ा होता है ना, अगर ऐसा होता तो कितना ही मज़ा आ जाता। भाई हमें साइन एक्स का पता है, हम यहाँ पर कल को क्या करते हैं, एक्स की जगह पर अंदर ln x डाल देते हैं,
साइन की जगह पर ln x डाल देते तो हमारा आंसर मिल जाता माइनस कॉस ln x। अगर दुनिया यार इतनी ही मीठी होती, दुनिया अगर इतनी ही ईमानदार होती, तो यार मज़ा ही क्या होता, समझे? तो ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो बहुत सारे लोगों की आत्मा को दुख पहुंचेगा। सबसे पहले न्यूटन, क्योंकि ये सारा का सारा उन्हीं का किया धरा, ठीक है? पूरी की पूरी कैलकुलस न्यूटन। कैलकुलस और लीबनिज के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई है, पता है आपको? सॉरी, न्यूटन और इनके बीच में, न्यूटन और लीबनिज के बीच में, ठीक है? इनके बीच में ना बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी उस जमाने में, बहुत ही खतरनाक, मतलब हाथापाई की नौबत आ गई थी। ये बोल रहे थे कि भाई कैलकुलस मैंने बनाया है, ये बोल रहे थे कि कैलकुलस मैंने बनाया, समझे? आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है कि भाई कैलकुलस बनाया किसने था। दोनों लोग लड़ते रह गए, इसने बोला कि भाई मैंने बनाया था, इसने बोला तूने मेरा टापा, इसने बोला मैंने बनाया था, ये बोल रहा है कि तूने मेरा टापा था। किसने किसका टापा था, या दोनों ने नेचुरली बनाया था, आज तक इस चीज़ पे इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ा जाए। नहीं, वो राज भी इन्हीं लोगों के साथ चला गया, ठीक है? ये लोग लड़े झगड़े अपना निपट गए, वो राज भी इन लोगों के साथ चला गया। एक बच्चे से मैं पूछ रहा था प्लस की क्लास में, कुछ ऐसी टाइम मशीन पे चर्चा चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर टाइम मशीन होता तो बताओ कितना अच्छा होता, क्या करते आप अगर टाइम मशीन आ जाता तो उसने बोला था कि सर मैं पास्ट में जाता और जाके न्यूटन को निपटा देता। फांसी की सज़ा हो जाती सर, ठीक है, मगर कम से कम आगे आने वाली जो जनरेशन थी वो सुकून से तो रहती। बस हम ना जंगलों में कंदमूल खाते सुबह से शाम तक और शिकार विकार करते, कितना मज़ा आता सर। मैंने कहा ये देखो इसकी अलग ही फैंटेसी चल रही है, पास्ट में जाके न्यूटन को निपटाने की सोच रहा है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ ज़रा, ये जो सवाल है ये क्या करने के लिए बोल रहा है आपसे, कोई मुझे बता सकता है? देखिए ज़रा, पहली प्रॉब्लम तो इस क्वेश्चन में मुझे ये ना, ये एक्स बहुत खटक रहा है यहाँ पे, है ना? अगर ये एक्स नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो खेलते इस क्वेश्चन में। भले ही लिमिट 0 से पाई है, बट हमें 0 से पाई को पाई/2 बनाना तो आता ही है, प्रॉपर्टी अपने पास है ये। अपर लिमिट से अगर 2 मुझे बाहर लेके आना है तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर आता, तो लिमिट का 2 बाहर ला सकते थे, है ना? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर पहले इस एक्स को हटाओ यहाँ से, ये हमें चुभ रहा है, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को चुभते हैं, समझे? तो ये आप हो और ये आपके रिश्तेदार, इसको चुभ रहा है ये एक्स। तो एक्स को आपने पाई माइनस एक्स लिखना शुरू करा, साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स, कॉस की पावर 6 पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, मगर पावर इवन थी तो उसको कंपनसेट कर लेगा, ठीक है? एक प्राणी पूछ रहा है कि सर एक्स जो होती है वो हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों देती है? भाई पहले पहली तो बना लो, उसके बाद एक्स की बात करना। जब पहली से ब्रेकअप होता है ना, तब वो एक्स बनती है। पहली अभी है नहीं तुम्हारे पास, एक्स के सपने पहले ही देख रहे हो, ये तो गलत है ना, ये तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है? चलो ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्रोनोलॉजी ही गलत है आपकी। आइए दोनों को ऐड करते हैं, 2i, दोनों को ऐड करा आपने। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो मुझे बताना ये x जो है इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग पता नहीं नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये x जो है बार बार एलिमिनेट इसलिए हो पा रहा है ना, क्योंकि जब आप f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रख रहे हो ना, तो ये वाला सेम फंक्शन रीजनरेट हो रहा है समहाउ। अगर ये सेम फंक्शन रीजनरेट नहीं हो रहा होता समहाउ ना, फिर आप थोड़े ना a प्लस बी माइनस एक्स का फ़ायदा उठा पाते। भाई a प्लस बी माइनस एक्स का फ़ायदा इस x को एलिमिनेट करने में आप तभी उठा पा रहे हैं जब आपने a प्लस बी माइनस एक्स रखा और ये फंक्शन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है ना? सही बात। अदरवाइज आप नहीं कर सकते थे ऐसा। तो एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा जहाँ पर x को एलिमिनेट करने के लिए आप ये मेथड जैसे ही लगाओगे, ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन जो होगा एज इट इज़ ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना? चलो
तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे 0 से पाई, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा पाई साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x dx, ठीक है ना। तो पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये बचेगा 2i इज इक्वल टू पाई। अब बताओ डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दें या अभी भी कुछ हमें रोक रहा है? आप बोलोगे सर अभी भी रोक रहा है, ये जो इसकी पावर है ना ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पाई है, ये पाई बाई 2 होता सर तो काम बन जाता। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ fx। ठीक है, मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स। ज़रा यहाँ से f ऑफ पाई माइनस एक्स फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे आप सभी लोग। कॉस की पावर 6 ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जो ये f ऑफ पाई माइनस एक्स होगा, इसकी वैल्यू देखो क्या आपको एग्जैक्टली एफ एक्स के बराबर दिख रही है? फटाफट बोलो सभी लोग हाँ या ना में। आप बोलोगे जी हाँ सर, f ऑफ पाई माइनस एक्स हमें एफ एक्स के बराबर दिख रहा है। मतलब कि क्या हम यहाँ से ये जो पाई था इसका 2 बाहर निकाल के इसको पाई बाई 2 बना सकते थे? बोलो हाँ या ना, बोलिए जी हाँ, है ना। तो ऐसे करके ना थोड़ा कॉन्शियस डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे बीच बीच में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यही मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल है ना, गेट के एग्जाम्स में जो मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल है ना वो यही है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बचेगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x dx। ठीक है, दोनों साइड से 2 2 निपटा दो, ये बचेगा i इज इक्वल टू पाई। ठीक है, चलो भाई साहब यहाँ पे देख के बताओ क्या हो जाएगा। 4 और 6 आपने जोड़ा, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ऊपर में 4 था तो 3 से आप स्टार्ट करते, 3 इंटू 1। यहाँ पर 6 था तो 5 से आप स्टार्ट करते, 5 इंटू 3 इंटू 1। दोनों पावर्स आपकी इवन थी तो पाई बाई 2 भी यहाँ पर आ जाता पिक्चर में। और अब इसको पूरा कैलकुलेट करके बताइए। 3 पाई स्क्वायर 512 कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, बट आई थिंक 3 पाई स्क्वायर अपॉन 512 हमारा सही आंसर होना चाहिए। बाकी लोग भी एक बार कंफर्म करके बताओ क्या सबका सेम आंसर आ रहा है? चेक करो, समझ गए ना सारा का सारा लॉजिक। तो अगर आप नोटिस करते तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज यूज हुई थी। पहली प्रॉपर्टी हमने x के एलिमिनेशन के लिए यूज करा, और इनफैक्ट 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई थी। पहली प्रॉपर्टी हमने x के एलिमिनेशन के लिए यूज करा। सेकंड प्रॉपर्टी हम सभी लोगों ने जो 0 से पाई लिमिट में दिख रहा था उसको पाई बाई 2 बनाने के लिए यूज करा। और बाकी तीसरे में तो वॉलीज आ ही गए थे, है ना, वॉलीज आ गए थे तीसरे में। वॉलीज थ्योरम इसको बोलते हैं, जो ये आप डायरेक्टली आंसर इसका लिखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये आप खुद से एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आज 24 तारीख हो गई ना, 25 26 27 से 31 तक, या शायद नहीं 31 ही लेके चलो, 27 से ना 31 तक हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो पाए। हो सकता है क्या कि मतलब नहीं हो पाएगी, क्योंकि 27 से 31 तक मैं हूँ नहीं यहाँ पे। ठीक है, एंड 27 से 31 तक मैं यहाँ पे हूँ नहीं। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी है, तो यार वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना, वहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसी बहाने जब मैं घर जाऊँगा तो मेरा एक्चुअली जो अभी पिछले 2-3 महीनों से जो मेरा इलाज चल रहा है वो घर से ही चल रहा है, तो मैं थोड़ा वहाँ पर भी वक्त बिता के आ जाऊँगा। ठीक है, तो 27 से 31 में एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसमें आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशंस दे के चला जाऊँ जिसको आप लोग देख लो, है ना, एक ऑप्शन तो ये है। और बट प्रॉब्लम ये है कि जो डबल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है ना, मेरा वो मन है कि मैं वो लाइव पढ़ाऊँ डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि कल अपना सिंगल इंटीग्रेशन खत्म होगा और परसों हम लोग कर्व ट्रेसिंग तक पहुंच पाएंगे, और कर्व ट्रेसिंग के बाद हम लोग फिर डबल इंटीग्रेशन में पहुंचेंगे। तो जिस दिन हम लोग डबल इंटीग्रेशन में पहुंचने वाले होंगे वो तारीख 27 तारीख होगी। तो अब 27 तारीख को डबल इंटीग्रेशन मैं लाइव ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, डीपीपीस तो नहीं, बट मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी लोगों को ना, हाँ, मिसलिनियस वाला जो है, जो जैसे कि टेलर सीरीज़ वाला है और जो आपका टोटल डेरिवेटिव वाला है,
इसका मैं रिकॉर्डेड सेशन मीनवाइल में प्रोवाइड करवा देता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम वाला, आपका टेलर सीरीज वाला, सो दैट आपके वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। ऐसा भी नहीं हो कि आपका 4-5 दिन का गैप आ जाए, 27, 28, 29, 30, वैसे 31 को, बट मैं 31 को अगर आऊँगा भी ना तो मुझे आते आते भी 4-5 बज जाएगा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा और आने में भी ना मुझे 4-5 बज जाएगा। तो इस वजह से 31 का मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 31 को भी आप ना ही मान के चलो। तो 27-31 के बीच में ये सेशंस मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। 3-4 दिन तो हो ही जाएंगे, जैसे मुझे लगता है कि एक दिन में, हाँ आप लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था, वो मैंने अपनी टीम को भेज दिया था, वो सारा पीपीटी वीपीटी उसका रेडी हो, तो मुझे हार्डली उसमें 2 दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ठीक है मैं रात में रिकॉर्ड कर दूंगा, उसमें तो कोई बात नहीं है ना। तो 2 रीजंस थे मैंने आपको बताया जाने के, एक तो शादी है, सेकेंडली क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एम एस धोनी के जब घुटने में दर्द होता है, तो भाई एम एस धोनी के पास किस चीज़ की कमी है, मगर वो अपना इलाज कहाँ पे करवाते हैं आपको पता है? उनके गांव में कोई 20 रुपए लेके वो घुटने का इलाज करवाता है, धोनी वहाँ जाते हैं अपना इलाज करवाने। पता नहीं आप लोग जानते हो इस बात को कि नहीं जानते हो। तो उसी तरीके से मेरा भी पूरी तरीके से आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है फाइन। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। कल की क्लास में सिंगल इंटीग्रेशन पूरा फिनिश करेंगे, परसों की क्लास में हम लोग कर्व ट्रेसिंग सीखेंगे, और डबल इंटीग्रेशन वापस से हम लोग 1 जून आके 1 जून में डबल इंटीग्रेशन फुल फ्लेजेड वे में हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन में मुझे लगता है हार्डली 3 क्लासेस लगनी चाहिए, और जून एंड होते होते मैथमेटिक्स आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। वेक्टर कैलकुलस में 4 क्लास लगेगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में 4 क्लास लगेगी, 4 क्लास आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेगा। प्रोबेबिलिटी इस बार थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा क्लासेस हम लोग ले लेंगे, है ना। फिर बाकी मिसलिनियस में, तो बाय द एंड ऑफ द जून मुझे लगता है कि अपना मैथमेटिक्स फिनिश भी हो जाना चाहिए। ओके, मॉर्निंग यार अभी तो नहीं कर पाएंगे, जून जून जो है जून मंथ में मोस्ट प्रॉब्ली शायद मॉर्निंग हम लोग कर दें, है ना, तो वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मॉर्निंग तो यार देखो करना ही पड़ेगा, मॉर्निंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए जून में क्या होगा ना, हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी स्टार्ट हो जाए। अब ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग कभी 3 बजे से रहता है, कभी 5 बजे से रहता है, तो देर सवेर क्लासेस मॉर्निंग में तो शिफ्ट होने ही वाली हैं, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली जून में मॉर्निंग में ही शिफ्ट कर लेंगे, और जितने लोग आ पाना आ जाना यार, अब तो क्या, अब तो ख़त्म करना ही है, बट वही है कि ज़्यादा लोग आओगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एप्टीट्यूड का यार अभी डिस्कशन चल रहा है, एप्टीट्यूड का मैं आपको बताऊंगा कि एप्टीट्यूड क्या कैसे होगा। पहले तो देखो जब मैथमेटिक्स अपना खत्म हो जाएगा पूरा, तो 1-2 वीक तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही चलेंगी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो गया या कुछ और हो गया। उसके बाद क्रिएट्रिक्स चैनल पर, क्रिएट्रिक्स चैनल पर आप सभी लोगों को जो टेक्निकल कंटेंट है, जैसे कि मान लो किसी को सिग्नल पढ़ना है, किसी को कुछ और पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट परसों की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पर। वहाँ पर आपको क्रिएट्रिक्स चैनल पे जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम भी वहाँ पे दिख जाएगी, और वहाँ पर भी कुछ नए इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, तो जिन लोगों को टेक्निकल कंटेंट पढ़ना है वो क्रिएट्रिक्स चैनल पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से परसों वो लॉन्च होने वाला है, और जो टीचर्स अभी वहाँ पर हैं प्रेजेंटली, जैसे मनीष सर हैं वहाँ पर, मनोज सर हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली पवन चंदानी सर भी आ जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक हम लोग ओपन डिस्कशन करेंगे। आपकी जो भी डिमांड होगी वो आप रख देना, उसके बेसिस पर डिस्कशन करके कुछ इनिशिएटिव्स वहाँ पर भी लेके आने वाले। तो इस चैनल पे आपका प्योरली एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स चलता रहेगा, टेक्निकल कंटेंट आपका उस चैनल पे शिफ्ट कर देंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं कि क्या क्या हम लोग करना चाहते हैं, बट फिर आप लोगों से भी पूछना ज़रूरी है, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा डिसाइड कर लेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो परसों होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को सभी लोग अकेडमी प्लस पे। और किसी को अगर प्रॉब्लम है, कोई ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहता है, जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग आज की क्लास में आए, और आई होप कि अब सिंगल इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक फिलॉसफी हम लोगों ने बिल्डअप जरूर कर ली है, कम से कम एक थॉट प्रोसेस तो जनरेट किया कि देख के क्वेश्चन को सोचना क्या है, ठीक है। तो मेरी सारी क्लासेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मैं क्वेश्चन को ना सॉल्व करूं, आप वो नज़रिया डेवलप कर पाएँ, वो थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर पाएँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम देने जाना। मैं तो लगा ही लूंगा सवाल, और मान लो मैं नहीं भी लगा पाता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सवाल लगाना आना चाहिए, आपको देख के सोचना आना चाहिए। जाते जाते आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि
आने वाला जो टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, उस टाइम को प्लान करके दो चीज़ों में हमेशा इन्वेस्ट करना। एक, सबसे पहली चीज़ जो पढ़ रहे हो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका रिवीजन। ठीक है, पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए ज़रूर अपने पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकालिए। बोरिंग काम होता है, मुझे पता है, किसी का मन नहीं करता रिवीजन करने का, मेरा खुद मन नहीं करता था, बट यार करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। 2 दिन अपने पास और हैं, 25-26, 5 दिन फिर हम लोग वर्चुअली मिलेंगे, फिर 1 तारीख को लाइव मिलेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।